ये पॉडकास्ट यूनिवर्सल की साइड से है जिसका एम है एजुकेटर्स की ग्रोथ में हेल्प करना। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर दीपेश सर, जो फाउंडर है संस्कार एकेडमी के। इन्होंने अपनी जर्नी कुछ ही स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट करी थी और आज ये हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, sir, for giving me the opportunity. तो सर सबसे पहले ये बताइए, आपको ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया है? आपको किसने मोटिवेट किया? सर मेरी खुद की लाइफ ने, क्योंकि मैं जब 6-7 का स्टूडेंट था, जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो मेरे को मैथमेटिक्स से बड़ा डर लगता था। और पता नहीं क्यों बहुत भागता था मैं मैथमेटिक्स को लेके कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए या मैथमेटिक्स के टीचर्स मेरे सामने आ जाएं या मैथमेटिक्स की बुक देख लूं तो बड़ा मेरे को एक डर सा लगने लगता था। तो जैसे जैसे मैं एजुकेशन में आगे बढ़ा, मैंने 12th जब कंप्लीट किया, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो जो मैंने अपनी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में देखा कि बच्चे को मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा फियर है। और जिस दिन वो उस सब्जेक्ट को समझ जाता है, जिस दिन उसको सॉल्व करना आ जाता है वो, तो उस दिन उससे फेवरेट सब्जेक्ट कोई नहीं रहता बच्चे का। बिल्कुल। तो इसके बाद ही फिर मैंने अपनी जर्नी जो है इसके थ्रू स्टार्ट की, कि मुझे एक मैथमेटिक्स का टीचर बनना है। मुझे बच्चों को उस तरीके से पढ़ाना है जिससे बच्चे को पढ़ने में बड़ा मजा आए और उसको चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड होके मिले। तो इससे मैंने संस्कार एकेडमी को शुरू किया सर। बहुत अच्छी बात है सर। तो आपने सर पिछले 2 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है, तो आप थोड़ी सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, आपने क्या डिफरेंट किया मार्केट से, लाइक। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर संस्कार एकेडमी 2013 से शुरू हुआ है और एक बच्ची से शुरू हुआ है। आज वो बच्ची कनाडा में है और उसके साथ मेरे बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया, वो जो पहली बच्ची मेरे पास आई तो मैंने उसका बेसिक्स देखा कि उसको डर क्यों लग रहा है मैथमेटिक्स से। और जब मैं समझा ना, तो बच्चे को एक्चुअल में बेस ही क्लियर नहीं है जिससे वो आगे बढ़ पाए। और जैसे कोई भी बिल्डिंग हमको बनानी है, जितना मजबूत उसका बेस रहेगा उतनी ज्यादा ऊंची वो बिल्डिंग बनती है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और ये जो पिछले 2 साल है, 2 साल में मैंने मैथमेटिक्स के ऊपर ही जितना डीप रिसर्च कर सकता था। जैसे सबसे पहली चीज रहती है, बच्चे को ये रहता है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, स्पेशली क्लास 9th में और क्लास 11th में, क्योंकि ये जो दो क्लासेस हैं, मतलब सबसे कंसेप्चुअल क्लासेस हैं, इससे सबसे ज्यादा बच्चा डरता है, एक 9th क्लास में और एक 11th क्लास में। क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं बढ़ेंगे बनेंगे तब तक 10th और 12th उनका उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये 2 साल में मैंने कोशिश ये की बच्चे को कि बेटा सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि मैं पास कैसे हूं। अगर आप पासिंग मार्क्स के जितना स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद आएगा कि मैं फर्स्ट डिवीजन कैसे आऊं। आप फर्स्ट डिवीजन पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आता है कि आप टॉपर कैसे बने। तो ये 3 स्टेप का मैंने प्रोसेस बनाया है बच्चों के लिए। हमारे 9th के सिलेबस में और 11th के सिलेबस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो बच्चा सिर्फ उतना बेसिक कर ले तो पास होना बहुत ईजी है। लेकिन अगर उसको टॉप करना है तो इन टॉपिक्स के अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं, उसके बाकी टॉपिक्स हैं, उसका उसको डीप नॉलेज होना चाहिए। तो ये अब डिपेंड करता है बच्चे के भी ऊपर कि वो कितना अपना इनपुट दे रहा है, और जितना वो बच्चा इनपुट देगा उतना आउटपुट उसको मिलेगा। डेफिनेटली सर। सो अभी सर जैसे आपने जब स्टार्ट किया था, तो जी। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे जो आपको फेस करने पड़े मार्केट में? सर कुछ चैलेंजेस ये थे कि मटेरियल, जो बच्चा पढ़ता है, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सा मटेरियल लूं, बुक्स कौन सी लूं। क्योंकि आज मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी का करिकुलम। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा रेफरेंस बुक से पढ़ो। रेफरेंस बुक मार्केट में आप लेने जाओ तो 10-10 तरीके की रेफरेंस बुक आती है, बच्चा वहां कंफ्यूज होता है। फिर अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो हमारा चेंज हुआ है, उसमें जो उनका एक ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न आना शुरू हुआ है कि 20 एमसीक्यू रहेंगे, उसमें 2 असर्शन रीजन रहेगा, फिर आपको केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा। तो वो मिलता नहीं है हमको एक ही बुक में। मतलब जैसे आप एनसीईआरटी भी देखेंगे, एनईपी ने एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेडेशन तो ला लिया, लेकिन जो बुक्स है अभी भी वो वही चल रही है। तो वो केस स्टडी के लिए बच्चे को या तो नेट में ढूंढना पड़ रहा है बच्चा को, या तो फिर कोई दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू ढूंढ रहा है। तो बच्चे का आधे से ज्यादा टाइम इसमें खत्म हो रहा है कि वो ब्राउजर में सर्च कर रहा है, यूट्यूब में सर्च कर रहा है, फिर हल्का सा एक नोटिफिकेशन आ जा रहा है तो बच्चे का वैसे ही कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया है, वो और टूट रहा है उससे। तो मटेरियल जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा। दूसरा, जो कोविड आया, कोविड के बाद से जो बच्चे का अटेंशन स्पान कम हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रमोट हुई उसके कारण जो बच्चे का अटेंशन स्पान कम हुआ है, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे सामने अभी, कि उन बच्चों को पूरा ट्रीट करने में। बहुत अच्छी बात है सर।
लेकिन जैसे मार्केट में आपने स्टार्ट किया तो पेरेंट्स के आपको ट्रस्ट जीतने में कोई इशू आया या बच्चे आपके पास कैसे आए लाइक दैट? बहुत सारे चैलेंजेस आए सर, मतलब जैसे मटेरियल को ही लेके पेरेंट्स की क्वेरीज रहती है कि सर स्कूल में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आप अपनी बुक क्यों चला रहे हो, आप आर एस अग्रवाल वगैरह क्यों रेफर कर रहे हो, दूसरी बुक्स क्यों रेफर कर रहे हो, जब क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से आना है तो आप वो ही बुक क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो बात यहाँ पे सिर्फ बच्चे को पढ़ाने की नहीं है। एनसीईआरटी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर बच्चा सिर्फ उतना पढ़ेगा तो पास तो वो इजीली हो जाएगा, लेकिन स्कोर नहीं कर पाएगा। जो बोर्ड्स के एग्जाम के पेपर आते हैं वो जरूरी नहीं है एनसीईआरटी के रहे, वो हमारे पास अलग अलग बुक्स के थ्रू रहते हैं, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू रहते हैं। तो जब तक बच्चा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा तो उसको एक्स्ट्रा स्कोर करने में बड़ी दिक्कत आएगी। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपको सबसे ज्यादा किस फैक्टर ने सपोर्ट किया? लाइक आपने अच्छी टीम रखी, आपने मटेरियल के बारे में भी बताया ही, या ऑनलाइन एड्स, ऑनलाइन बैनर्स, तो सबसे ज्यादा किसने आपको सपोर्ट किया? सर देखो, किसी एक इंसान का तो सपोर्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल पिलर्स हैं। बहुत ऐसे पेरेंट्स मिले जो ब्लाइंड फेथ किया हमारे ऊपर, और हम जैसा बोलते थे उन्होंने आंख बंद करके बिलीव किया और उसका रिजल्ट भी मिला उनको। यूनिवर्सल बुक्स से जो हमने बुक्स प्रिंट करवाई, वो बुक्स का हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला बच्चों को उसमें एकेडमिकली गाइड करने के लिए। और एक मतलब उस बुक के बाद बच्चे को और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, एक उसका बहुत सपोर्ट मिला हमको। फिर उसके बाद जो हमारी टीम है पूरी, जो मेरी टीचर्स की टीम है, उनका टाइम टू टाइम जो डेडिकेशन है कि वो दिन रात समर्पित है कि बच्चे को रात को भी अगर डाउट है तो वो रात को भी ऑनलाइन क्लास लेके क्लियर कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल पिलर्स हैं जिसने संस्कार एकेडमी को टाइम टू टाइम सपोर्ट किया, और जिसके कारण संस्कार एकेडमी आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। बहुत अच्छी बात है सर। तो स्टडी मटेरियल और अच्छी टीम बहुत ज्यादा जरूरी है इंस्टीट्यूट को ग्रो करने के लिए सर सर। बेस है, वो तो बेस है बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो सर जैसे अभी मार्केट में आप भी देख रहे हो बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल्स है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया आकाश एलन, तो आप क्या डिफेंड कर रहे हैं कि बच्चे आपके पास आ रहे हैं सर? जी सर देखो, ये सब भी मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि हर शिक्षक एक अपने दूसरे शिक्षकों से सीखता है। आज मैं अलग सर से बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरे आदरणीय हैं वो, बहुत इंस्पिरेशन है मेरे लिए वो, बहुत बड़े। और अगर मैं बोलूं, ये जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं इन्होंने हमको डिसिप्लिन में आना सिखाया। मैं हर बड़ी ब्रांड का थैंकफुल हूँ, चाहे पहले रायपुर में एलएन वगैरह नहीं थे, जब से ये आए तो इन्होंने हमको सिखाया कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। हम लोग पहले बहुत पिछड़े हुए थे, देखा जाए तो हम लोग ऐसे चल रहा था कि बस चल रहा है तो चलने दो काम। लेकिन इन्होंने सिखाया कि एक डिसिप्लिन नाम की चीज क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी नाम की चीज क्या होती है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, अपने आप को अपग्रेड कैसे किया जाता है, ये सब मैंने इनसे ही सीखा है। ये सारे अगर मैं बोलूं तो मेरे आदरणीय गुरु हैं ये सब मेरे। बहुत अच्छी बात है सर। तो आप सर मार्केटिंग के लिए क्या डिफरेंट करते हैं लाइक? सर मेरा फोकस रहता है बच्चे को अच्छा दो, बच्चा चलता फिरता हमारा मार्केटिंग बैनर है। मतलब अगर आप उनको अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा दे रहे हो, तो आपको एक पैम्पलेट बांटने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बच्चा ही अपने सब दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खुद ही लेके आता है वो। ओके, तो मतलब मोस्टली रेफरल मार्केटिंग आपके यहाँ पे चलती है? हाँ, मतलब मेरा तो जो स्टूडेंट है वही मेरा चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर है। मेरे इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा अलग से वो नहीं है, हर बच्चा मेरे लिए मेरा मार्केटिंग एम्बेसडर है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे को अच्छा मटेरियल दूं, अच्छा कंटेंट दूं, ताकि वो आने वाले अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को बता पाए कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाया अच्छा जाता है, यहाँ का मटेरियल अच्छा रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी अगली बैचेस को सिक्योर करते जाए। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे सर अभी एआई मार्केट में आ रहा है, तो जी अगले जी। 2 से 5 सालों में एजुकेशन में एआई का क्या वो होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए सर, इसके दोनों हैं, कोई भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो एआई का भी दो पहलू है हमारे टीचर्स के लिए। ये जैसे एक बचपन में हमको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो ये एआई हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है, वरदान भी हो सकता है। अगर हमने खुद को एआई के साथ अपग्रेड नहीं किया तो टीचर्स का अस्तित्व खतरे में है भविष्य में। क्योंकि आज की डेट में बच्चा अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई करना चाहता है और वो उसको एआई पूरा दे रहा है। और अगर हम टीचर्स अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं अपग्रेड किए, एआई से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किए, अपने ऊपर काम नहीं किए, तो टीचर्स को एआई को रिप्लेस करने में, मतलब एआई को टीचर्स को रिप्लेस करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल तो सर। अगर बच्चे को हमको सिखाना है, पहले ये रहता था कि टीचर जो बोल देती थी बच्चा उस चीज को आंख बंद करके मान लेता था। तो आज की डेट में अगर टीचर को क्लासरूम के अंदर घुसना है तो सारे फैक्ट एंड फिगर को पहले क्रॉस चेक करना है, क्योंकि आज की डेट में बच्चे के जेब में जो है पूरी डिक्शनरी चल रही है।
मतलब वो आपने एक शब्द भी बोला जो कि गलत है, वो तुरंत ऑनलाइन चेक करके बता सकता है और वहां पे उस बच्चे का आपसे विश्वास खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इस फील्ड में रहना है तो खुद को दिन रात पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी और दिन रात अपने आप को समझना पड़ेगा, उसके बाद बच्चे को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर जैसे एआई को असिस्टेंट बना के क्लासरूम में बच्चों के डाउट सोल्व करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल कराए जा सकते हैं सर, उसका यूजेस बहुत है सर क्लासरूम में। मतलब आज की डेट में हम भी यूज कर रहे हैं एआई। कभी हमको क्वेश्चन पेपर बनाने की नीड पड़ती है, कभी कुछ बच्चे को विजुअलाइज कराने की नीड पड़ती है, तो हम खुद उसका यूज कर रहे हैं। बस डिपेंड ये कर रहा है कि हम उसको कितना प्रोडक्टिव वे में यूज कर रहे हैं या कितना डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, वो चॉइस हमारी है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो सर एक क्वेश्चन कि अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते? सर मैं तो टीचर ही बनना चाहूंगा, और कोई पद में मैंने खुद को इमेजिन किया नहीं है। और मतलब जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जो जी। आखिरी सांस तक बच्चों को शिक्षा देते देते गए इस दुनिया से, मैं खुद अपना भी भविष्य वैसा ही देखना चाहूंगा। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं अपनी आखिरी सांस तक बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आप अपने क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, जिससे बच्चे पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं लाइक? सर देखो, पहले तो अपने को देखना पड़ता है कि अगर जैसे मोनोटोनस जो लाइफ चल रही है कि 6 दिन की क्लासेस चल रही है, बच्चा बोर होता दिख रहा है, तो या तो किसी दिन उनको कुछ अलग वे में पढ़ाओ। मैं कोशिश करता हूँ कुछ कुछ उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराने के लिए। जैसे साइंस के ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहते हैं कि सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं तो उससे ब्लास्ट होता है, हो गए ऐसे बहुत सारे हो गए। ब्लड, आर्टिफिशियल ब्लड कैसा बनाया जाता है, या फिर अपन प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से हमारा स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो जितना मैं कर सकता हूँ बच्चों के सामने, जितना वो क्लास को इंटरेक्टिव कर सकता हूँ, कभी कुछ वीडियोस दिखाने का हो गया, कभी कुछ उन लोग को कोई मूवी दिखाने का हो गया, कभी कोई फैक्ट्री विजिट कराने का हो गया, तो मेरे से जितना हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज में उनको ज्ञान दो। जितना उनको हो सके कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताओ जिससे उसका कंसंट्रेशन बढ़े। ऐसी बहुत सारी योग में हमारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारा मेडिटेशन है। तो अलग अलग क्लासेस में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ जिससे बच्चे का फोकस टूटे नहीं। अब एग्जाम के टाइम का ये प्रेशर रहता है कि बच्चा 6-6 8-8 दिन लगातार पढ़ते पढ़ते बच्चा भी बोर हो जाता है। तो बिल्कुल। उस टाइम पे हमको रहता है कि बेटा अभी पढ़ाई के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ 12 घंटे की क्लास लगाने की। साल में मेरा जब फाइनल टर्म्स आते हैं बच्चों के मार्च के महीने में, तो फरवरी के महीने में मैं अपने शहर के लिए ये ओपन फॉर ऑल करता हूँ सर, कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी लेके आ जाओ, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी लेके आ जाओ। उसकी मैं कोई चार्ज नहीं करता। सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक ये 12 घंटे की हमारी एक मैराथन क्लास रहती है। उस मैराथन क्लास में हम कोशिश करते हैं कि पूरी बुक हम कंप्लीट कराएं बच्चे को। बीच में लंच भी हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है। बीच में कोई 30 मिनट 40 मिनट की बच्चे को इंस्पिरेशनल मूवी भी दिखाते हैं, गेम्स रहती है, गेम्स भी खिलाते हैं। मतलब बच्चा 12 घंटे में खेल खेल के पढ़ के जाए और अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाए कि भैया 1 हफ्ते बाद मेरा पेपर है तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा करके। तो ये मेरा हर साल का एक टारगेट रहता है कि जो लास्ट मोमेंट में बच्चे का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो बिल्डअप रहना बहुत जरूरी है। अगर उस टाइम पे वो टूटेगा तो बड़ी दिक्कत होगी है। तो उसके लिए मैं ये एक्टिविटी करता हूँ। इस साल और भी कुछ प्लानिंग्स है, अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे सर। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर लास्ट में एक एडवाइस जो आप एजुकेटर्स को देना चाहते हैं, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करें। जी जी। देखिए, शिक्षा के जैसा जब तक हम चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने अपने करियर में सीखा, स्टार्टिंग में हो सकता है जितने भी नए शिक्षक हैं जो अभी कोचिंग खोल रहे हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हैं फ्रेशर, आप एक बच्चे से शुरू कीजिए लेकिन उसको अपना 100% दीजिए। वो एक बच्चा जो है ना आपके पास हजारों की भीड़ लाके खड़ा कर देगा। और ये लाइन बिल्कुल आप मार्क कर दीजिए, अगर आप अपना 110% देंगे ना, आपको लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। ये प्रोफेशन ऐसा है जो आपको नाम भी देगा, इज्जत भी देगा और आपको शोहरत भी देगा। बस आप किसी के पीछे भागिए मत, अपने ऊपर काम कीजिए और अपना आप जितना अच्छा दे सकते हैं बच्चे को उतने देने की कोशिश कीजिए। आप उसके बाद अपनी लाइफ देखिए, आपकी लाइफ कैसे रहती है। बहुत अच्छी बात है सर, आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हम आशा थैंक करते यू। हैं कि संस्कार एकेडमी और आप फ्यूचर में और भी ज्यादा तरक्की करें। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच सर। थैंक